हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कराची में आपको याद होगा 1 महीने पहले MQM के रहनुमा और साबिक MNA अली रज़ा आब्दी का कत्ल हुआ था। आज उस बात को 1 महीना गुजर गया है। हुकूमत ने 15 दिन का टाइम मांगा था, उसके लिए JIT भी बनाई गई, मगर अभी तक कुछ सामने नहीं आया। जिस रोज़ से वो कत्ल हुआ उससे लेके आज दिन तक कराची में हर हल्का ये सवाल ज़रूर पूछ रहा है कि कौन इस कत्ल के पीछे है, उनकी तहकीकात का क्या हुआ। शहरियार आफरीदी जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, उन्होंने जब ये कत्ल हुआ था तो कहा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने खुसूसी हिदायत जारी की हैं कि इस केस की तहकीकात जल्द से जल्द मुकम्मल की जाएँ, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। जब पुलिस से हमने बात की, उनका ये कहना था कि उनकी तहकीकात जारी हैं और अभी वो कोई डेडलाइन नहीं दे सकते, जैसे ही कोई क्लू मिलेगा वो बताएंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इखलाक हुसैन, जो कि वालिद हैं शहीद अली रज़ा आब्दी के, और ज़ाहिर है इनके दुख में हम भी बराबर के शरीक हैं। जो फैमिली ने इतना कड़ा वक्त गुजारा है, ये अभी भी जो है इन टच हैं तहकीकाती इदारों के साथ और इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो भी तहकीकात हुई हैं उनसे आगाह किया जाए। इखलाक साहब, 1 महीना गुजर गया है। आई नो बहुत तकलीफ़ दे फैमिली के लिए तो ये वक्त है, मगर आपने पहले दिन से कहा था कि तहकीकात को आप परसू करेंगे और प्रेशर डालेंगे, ज़ाहिर है, और डालना भी चाहिए। वो इतने इम्पोर्टेंट शख्स थे सबके लिए। हमारे दफ्तर में जब वो आते थे तो ज़ाहिर है हर शख्स ने यहाँ पर अफसोस का इजहार किया, बहुत इंसान दोस्त आदमी। तो अब क्या आपको बता रहे हैं तहकीकाती इदारे? देखिए, जो मेरा गम है, मेरी फैमिली का गम है, वो तो अब कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो चला गया यहाँ से, शहीद हो गया। लेकिन जो पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे हैं उन सब से हम इन टच हैं और हर एक ने हमें उम्मीद दिलाई है कि ये हम हल कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमने ख़ुद भी अपने तौर के ऊपर इनके साथ जितनी हमारी अपनी मालूमात हो सकती थी वो शेयर की हैं, और जितनी फुटेजेस हम हासिल कर सके वो हमने इनको दी हैं। और अक्सर व बेशतर ऐसा था कि कुछ फुटेजेस इनके पास थी, कुछ फुटेजेस हमारे पास थी। आज भी मेरी मीटिंग CCPO साहब से हुई थी और वहाँ पर उनके पीर मोहम्मद शाह साहब जो SSP साउथ हैं वो भी थे, और राजा खत्ताब भी थे जो कि CTD के हैं, और उनके साथ हमने काफ़ी मालूमात एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। और इससे पहले मैं दीगर इदारों के साथ भी मालूमात शेयर करता रहा हूँ, और हर एक ने हमारी इस मालूमात को अच्छा समझा है और उससे कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद हुई है। लेकिन वो जो डेफिनेट क्लू की एक बात करते हैं वो तो वही वाला है जो कि फोरेंसिक एक पिस्तौल की जो अखबार में आया था, तो वो तो क्लू उनके सामने है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो बता भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हम आपको बता नहीं सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, तहकीकात मुकम्मल नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हम तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि वो कामयाब हों। और ये जो एक कत्ल हुआ है, जो एक मेरे बेटे को शहीद किया गया है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो असल में होनी नहीं चाहिए थी। मैं समझता हूँ ये एक, आप कह सकते हैं कि तवातर से जो कराची के अंदर इस तरह के बहुत सारे मामलात हुए हैं। कुछ ही 2-3 दिन पहले PSP वालों का भी हुआ था, उससे पहले एक बम का धमाका वहाँ हुआ था। तो लगता ये है कि ये जो MQM और साबका MQM कह लें आप, इनकी आपस की चकपलिश चल ही रही है, या कोई और इनसे फ़ायदा उठा रहा है। और यहीं से मैं समझता हूँ कि इन इदारों को क्लू मिलेगा। सही बात। अच्छा, आपको DG रेंजर्स ने भी
ISI ने भी, सब ने ख़ासा कोऑपरेट किया है और आपको यकीन दहानी कराई, और हम भी ज़ाहिर उम्मीद करते हैं कि तहकीकात किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचेंगी। तो अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपको उनकी तरफ से कुछ ऐसी इंडिकेशन कराई गई है कि कुछ क्लूज़ मिले हैं या अभी तक ब्लाइंड हैं? क्योंकि हमने जब बात की तो हमें ये कहा गया कि अभी तक हमें कोई ऐसा वाज़े क्लू नहीं मिला। आपको याद होगा 2-4 ख़बरें भी ऐसी आई थी कि एयरपोर्ट पे कोई शख्स उन्होंने पकड़ लिया है, और उसके अलावा भी कुछ बातें आई थी, मगर वो फिज़ल आउट हो गई। जी हाँ, वो एयरपोर्ट वाला तो उसी दिन मेरे ख्याल में फिज़ल आउट हो गया था। फिर उसके बाद इन्होंने, देखिए सबसे बड़ा जो इसमें मसला है, जो बहुत ही कह सकते हैं कि एक पॉइंट है, वो ये है कि अली रज़ा आब्दी का ये मामूल नहीं था कि इस वक्त वो घर जाते थे। ये बिल्कुल मामूल से हट के, और सिर्फ चंद लोगों को ये बात पता थी। तो जो क्लू है वो मैं समझता हूँ कि इसी के अंदर मिलेगा। इन्होंने भी कोशिश की, 1-2 मैं समझता हूँ कि सही या गलत लोग पकड़े थे, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ लोग थे जो अली रज़ा के साथ सुबह से शाम तक रहते थे, और जो वहीं फैक्ट्री में भी उसके साथ बैठे रहते थे, उसके साथ गाड़ी से उतरे थे। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को सही तरीके से जांचा जाए तो पता लगेगा कि ये जो कातिल थे इतनी जल्दी से कैसे ये वहाँ पहुँच गए, क्योंकि हमारे पास कुछ फुटेजेस हैं जो हमने इनको दी हैं, जिससे हमें एक बात और पता लगी कि एक दिन पहले भी ये वहाँ से गुजरे थे। अच्छा। रात को 1:30 बजे कातिल जो थे बिल्कुल वही मोटरसाइकिल है, वही स्प्लिट लाइट वाली मोटरसाइकिल है, और उसके साथ साथ एक गाड़ी है वाइट कलर की, ये उसके साथ सपोर्ट में रात के 1:30 बजे भी गई है। और उस दिन जिस दिन मर्डर किया है इन्होंने, उस दिन भी वो गाड़ी वहाँ देखी गई है। तो दूसरी बात ये कि ये जो इस पर कुछ थोड़ी सी इस किस्म की भी बात है कि क्या इन्होंने फॉलो फिशरी से किया था, बिल्कुल, या कहीं रास्ते से किया था। तो इसमें 3 वर्जन है। मैं भी आपको नहीं बताऊंगा किसका वर्जन कौन सा है, किसका वर्जन कौन सा है, क्योंकि शायद वो इनकी इन्वेस्टिगेशन पर असरअंदाज होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि उस दिन भी ये जो कातिल थे हमारे घर के सामने से 2 दफ़ा गुजरे हैं। अच्छा, वारदात के आने से पहले, वारदात के रोज़। तो ये जो है, आपको लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हुआ, क्योंकि बहुत से उनके दोस्तों ने शेयर किया कि जनाब ये कह दिया उन्होंने, हुकूमत को ये कह दिया था और ये बात कह दी थी, या किसी और जमात को ये कह दिया था, उन्होंने यार। मतलब मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा और चंद लोग हैं जो उससे भी ज़्यादा सख्त बातें सोशल मीडिया पे कहते हैं। बिल्कुल, तो पहले तो उनका नंबर आना चाहिए, बाद में इनका नंबर आना चाहिए। बात तो सही है। तो अच्छा, अब जो है अली रज़ा के भाई भी आए थे और उस दिन हम लोग मुलाकात भी की थी। कुछ चीज़ें आप लोगों ने अपने तौर पर, जो आपने कहा, तहकीकात की और उन फुटेजेस को आप लोगों ने इलाज करके कुछ ना कुछ शक्ल निकालने की कोशिश की। तो आप लोगों को कुछ लगा उसमें कोई ऐसा क्लू कि जो आपके ख्याल में इम्पोर्टेंट हो? जी बिल्कुल। अब एक हमने मेरे बेटे ने, जो कि अमेरिका में चला गया वापस, वहाँ जाके उसने उसको एक पिक्चर को इन्हेंस कर लिया है, और उसमें उसकी शूटर की शक्ल जो है वाज़े नज़र आ रही है, उसकी आंखें नज़र आ रही हैं, उसकी नाक नज़र आ रही है, उसकी कान नज़र आ रही है, तकरीबन उसकी जो पूरे जो फीचर्स नज़र आ गए। मोस्ट प्रॉब्ली वो हमने इनको दे भी दिया, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर कोई खाका भी सामने आ जाए। ओके, यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अखलाक हुसैन आब्दी, जो कि अली रज़ा आब्दी शहीद के वालिद हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शहीद अली रज़ा आब्दी के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अखलाक साहब, आपने उनकी शहादत के बाद एक ऐलान भी किया कि उनके नाम पे एक फ़लाही इदारा भी आप बनाएंगे, और हमें तो ये बात पता है कि वो ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा वो मदद करते रहते थे लोगों की, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी उन्होंने चुपके से इमदाद की। बल्कि उसके बाद कितनी सोशल मीडिया पे वीडियोस आई कि कोई जर्मनी में स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं थे,
मगर उन्होंने मुझे पैसे दिए और आज मैंने तालीम हासिल की और उसके बाद ज़ाहिर है बंदा वो होता है जिसकी अच्छाइयाँ उनके गुजरने के बाद आपको पता लगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो 10 रुपए भी दे दें किसी को, ऐलान करते से बाकायदा वीडियो अपलोड करते हैं। आबदी भाई ने कभी ये नहीं किया। हाँ। जी, तो ये जो इदारा बना रहे हैं आप, ये कौन देखेगा? ये शहीद सारा यानी सैयद अली रज़ा आबदी फाउंडेशन, ये मेरी वाइफ का ब्रेन चाइल्ड है। अच्छा जी। असल में मेरी वाइफ जो है वो अली रज़ा की वालदा बहुत पढ़ी लिखी खातून है, शी इज़ PhD माशाल्लाह, और उन्होंने इसके ऊपर एक नज़म भी कही है। अच्छा, हाँ, सूरज की अगर आप कहें तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ जी। एक तो आपको पता है जब हमारे यहाँ का उसूल तरीक़ाकार है कि रस्म है कि लोग ताज़ियत के लिए जाते हैं, तो ताज़ियत सुन सुन के भी इतना मसला हो जाता है, तो उस पर उन्होंने आदाब ताज़ियत के नाम से अच्छा एक लिखी है कि अगर मैं ताज़ियत के वास्ते जाऊँ तो क्या पूछूँ कि जब आवाज़ गोली की सुनी तो तुम कहाँ पर थीं, तुम्हारे लाल ने वक्त नज़ा कुछ बात भी की, कि गाड़ी में वो ज़िंदा था या इसमें कुछ भी बाकी न था, क्या इसको कोई ख़तरा था, महाफिज क्यों ना रखा था, भला दरबान ने दरवाज़ा आधा बंद क्यों रखा, तुम्हारे कितने बच्चे थे, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, और इसके कितने बच्चे हैं और उनकी उम्र कितनी है, मेरा बेटा भी तो बिल्कुल तुम्हारे बेटे जितना है और इसके बच्चों की उम्रें भी इसके बच्चों जितनी हैं, सुना है इसकी बेटी जा रही थी अगले दिन और वो इन्हें खाने पे ले जाने को जल्दी जल्दी घर को आया था, कि इसका कौन सा नंबर था, वो किस किस से छोटा था, भला देखें कि चंद लम्हों में कैसा सानेहा टूटा, हमें तो अब तलक बिल्कुल यकीन आता नहीं, लेकिन कि बस अब सब्र कर लें और तो कुछ हो नहीं सकता, इसी डर से हमारे लाडले परदेश रहते हैं कि पाकिस्तान के हालात हरगिज़ ठीक ना होंगे, मेरे ज़ख्मों से ताज़ा खून फिर से बहने लगता है, इन्हें आदाब ताज़ियत सिखाने कौन आएगा। उम्मे सारा के नाम से करते हैं, हमारी एक बड़ी बेटी थी उसका नाम सारा था। अच्छा, तो मुझे तो वालदा की जब ज़ियारतों पे वो गए थे और उन्होंने ज़ियारतें करवाई थी उनको, तो उनकी तस्वीर उनकी वालदा के साथ वो खासी शेयर भी हुई, जो उनकी इमीडिएट फैमिली है, वाइफ और बच्चे ज़ाहिर है, तो उनको भी आप शिफ्ट करने का सोच रहे हैं क्योंकि बच्चों की तालीम ज़ाहिर है बाहर है। असल में अली रज़ा की वाइफ और उनके सब बच्चों की शहरियत अमेरिकन है, ठीक, क्योंकि इनके वालिद अमेरिका में रहते थे, तो अब ये बच्चे इन्होंने दो तो बड़े हो गए हैं, उनका तो वहाँ पे तालीम के लिए जाना ही था, दो और छोटे हैं, तो और इस मुल्क के अंदर आपको पता है जो अब हालात हैं जिस तरह से हैं, मैं नहीं समझता कि अब बहरहाल फैसला उनका अपना है जी, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब आजकल ये बातचीत हो रही है कि हम इनको वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं सारा के नाम से, इसका क्या काम होगा? सर मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन वो है उसी टाइप की फलाही काम होंगे, मदद करनी होगी लोगों की, और तालीम और सेहत के ऊपर ज़्यादा जिसकी हमारे यहाँ कमी है। जी बिल्कुल। अली रज़ा, बिज़नेस में आपका हाथ भी बटाते थे और आपका माशाल्लाह एक अच्छा बिज़नेस भी है, अब आप अकेले ही आपको ज़ाहिर है संभालना होगा क्योंकि आपके साहबज़ादे बाहर होते हैं, तो अब जो सारी सूरत हाल बनी है, जिस तरह से तहकीकात हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब ये इस तरह मुश्किल सवाल है कि पाकिस्तान में सियासी जो भी कत्ल होते हैं उनका पता नहीं चलता, चाहे आप बेनज़ीर भुट्टो का आप कत्ल देखें, आप लियाकत अली ख़ान से आप शुरू कर लें, इन दी एंड कुछ भी नहीं, ज़ियाउल हक का वाक़या हो जाता है, तो आपको ज़ाहिर है उम्मीद बीइंग अ फादर आपको भी है, हमें एज अ दोस्त भी उम्मीद है, लेकिन सियासी कत्ल के मुहर्रिकात सामने उस तरह से नहीं आते और हर कोई जो है एक वक्त के बाद तहकीकात करने वाले भी उस चीज़ से हाथ उठा लेते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं अगर वो ईमानदारी से अपना काम करें और किसी को सपोर्ट ना करें तो हम ये सारे मैं समझता हूँ कि उलझे हुए केस हल कर सकते हैं।
उनके साथ एक मेरा एक रनिंग जोक होता था हमेशा कि जो बात करते थे कि तुम आना, मैंने कहा यार मतलब हम लिफाफा खोर लोग हैं, आप मतलब कभी एक दफ़ा तुमने नहीं कहा कि यार ये मुफ्त में मछली खा लो या मुफ्त में झींगे खा लो, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ। हाँ, अब्दी भाई कहते थे कि तुम्हारा पूरा खाना मुफ्त होगा अगर शर्त ये लगाई थी कि पूरा जो सुनामी सॉस का बोल है वो तुमने मेरे सामने ख़त्म करना है। तो मैंने कहा कि यार मतलब आपके एक मुफ्त खाने के पीछे मैं जिंदगी भर अल्सर की ट्रीटमेंट कराऊं, तो मैंने कहा ये तो बात नहीं हुई। तो मैंने कहा फिर मैं ना ही समझूं, तो उसने कहा आप ना ही समझो। तो ये हमेशा चलती रहती थी बॉट्स की। मैं आप तो जाहिर है वहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी डिवाइड, वो ऐसी जगह थी कि जहाँ पीपल्स पार्टी वाला भी आएगा, जहाँ नून लीग वाला भी आएगा, जहाँ MQM वाले भी आएंगे, जहाँ और कभी ये नहीं लिखा होता यहाँ पे सियासी गुफ्तगू। हाँ, और इस्लामाबाद से जो कोई तज्जियाकार, कोई सहाफ़ी, कोई शायर, वो जो कराची आता था, मेरे ख्याल में पहला उसका ठिकाना जो है वो बॉट्स होता था और वहाँ पर बाकायदा उसका एक इस्तकबाल होता था। कितनी दफ़ा होता था कि यहीं बैठे होते थे शो पे, हाँ, तो मैसेज आता था कि क्या कर रहे हो, फारिग हो तो वहाँ आ जाओ, हो जाओ ना। तो फिर वहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे तक बैठे रहते थे। उसकी याद में हमें इसको मेरे ख्याल में नहीं बरकरार रखना, बिल्कुल बरकरार करना पड़ेगा। सही बात है। और अभी भी दोस्त यार वीकेंड पे वहाँ सारे जमा होते हैं, सबको इनवाइट करूँगा कि सब आया जलाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हमें भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द ही अली रज़ा शहीद के कातिल पकड़े जाएंगे। जिसने भी ये जुल्म किया है उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। बिल्कुल, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि थोड़ी मसलहत कोशी से बाहर आएंगे तो फ़ौरन पकड़े जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए जनाब, फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। 13 अगस्त 2018 को बीनिश और उमर आदिल को वो सहना पड़ा जो हम दुआ करते हैं कि किसी इंसान और ख़ास तौर पर किसी भी वालिद या वालदा को ना सहना पड़े। उस रात जब पूरा मुल्क यौम आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ था, उनकी 10 साल की बेटी अमल एक पुलिस की चलाई हुई गोली की शिकार हो गई। शायद वहाँ पर भी उनकी जान बच जाती, लेकिन फिर वो हमारे नाकिस निज़ाम का भी शिकार हो गई। वहाँ से उनको ले जाया गया नेशनल मेडिकल सेंटर, वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की गई। वहाँ से अमन एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया, लेकिन जाहिर है कि उनकी अपनी जो SOPs है उसके मुताबिक पहले किसी हस्पताल में चेक करना होता है, वहाँ पर एक कमरा या फैसिलिटीज़ बुक करनी होती हैं और फिर ही वो एम्बुलेंस भेज सकते हैं। बहुत कॉल्स हुई, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस हालत में थे जब वो कॉल्स हो रही थी, लेकिन जब तक एम्बुलेंस पहुंची तो अमल वाज नो लॉन्गर विद अस। बहुत कुछ हुआ उसके बाद, फिर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस पर सुओ मोटो भी लिया। केस भी चल रहा है और इसकी अगली समाअत होगी अगले हफ्ते मंडे को। इतने में जाहिर है कि सब अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे थे। नेशनल मेडिकल सेंटर अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है, अमन एम्बुलेंस सर्विस ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है। पुलिस का पहले ये कहना था कि ये जो गोली जो चलाई गई थी वो एक चोर या डाकू की चलाई गई थी। बाद में ये साबित हुआ कि ऐसा नहीं था, वो एक बड़े बोर की वेपन थी जो उस डाकू के पास नहीं थी बल्कि पुलिस के पास थी। तो यहाँ तक केस पहुँचा है आज। Thank you very much for joining us, Umar and Beenish. I'm sorry to have to go through this again with you. एक पूरी तफसीली रिपोर्ट पेश की गई है इन द सुप्रीम कोर्ट, बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर आप हमें थोड़ा सा इसका खुलासा बता सकें कि इतने लोगों ने इतनी बातें की हैं कि जी ये हमारी गलती नहीं थी, इसकी गलती थी, इसकी गलती नहीं थी, तीसरी की गलती थी। सुप्रीम कोर्ट का अब क्या कहना है? देखिए जी, जो कमेटी बैठी थी इंक्वायरी के लिए, उसने बहुत थरो इन्वेस्टिगेशन करी है और हमारे साथ मेरे ख्याल है उनकी कोई 8 से 10 ओवर द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स मीटिंग्स हुई, जो कि सुबह होती थी, रात तक हम वहाँ बैठे रहते थे, इंक्वायरी चलती थी, जिसके अंदर उन्होंने सारे इदारों को बुलाया और उनसे इंक्वायर किया, हमसे भी पूछा और सब चीज़ें। तो उसके अंदर पुलिस का जो इशू था वो तो पहले दिन ही रिजॉल्व हो गया था, बिकॉज पुलिस ने अपनी गलती कबूल कर ली जी। सिर्फ ये डिटर्मिन करना था कि आया ये इनकाउंटर था
या ये नहीं था, क्रॉस फायर था या ये पुलिस ने ट्रिगर पुल किया, पहल करी, और डिटर्मिन यही हुआ कि पुलिस ने पहल करी एंड दिस वाज नॉट एन एनकाउंटर, इट वाज नॉट अ क्रॉस फायर। तो डाकू जो था वो पिछली वाली गाड़ी में अभी डकैती कर रहा था, उसको पता भी नहीं था पुलिस आई है बेसिकली। तो वो पहले दूसरे दिन ही रिजॉल्व कर लिया था कि क्या हुआ क्या नहीं। रिफॉर्म्स की काफ़ी बात हुई। अच्छा, उसके बाद फिर हॉस्पिटल का चैप्टर खुला। तो जब हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को बुलाया गया, हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाया गया, तो दे ब्लेटेंटली स्टार्टेड लाइंग अबाउट इट, विच इज़ बात करें नेशनल मेडिकल सेंटर। जी, नेशनल मेडिकल सेंटर की बात करी हूँ। वो उन्होंने वहाँ झूठ बोलना शुरू कर दिया, जिसकी अदालत की जो कमेटी के सामने, अदालत की अपॉइंट की हुई कमेटी के सामने। अब क्योंकि वो बना रहे थे, कॉन्कॉक्ट कर रहे थे सारी चीज़ें, उसमें लूपहोल्स नज़र आने लग गए जो कि कमेटी मेंबर्स ने, हमारे लॉयर ने पिक किए। उनको डिफेंड करते करते जो इतनी डिले हुई और जो इतना टाइम लगा, वो सिर्फ इसीलिए लगा बिकॉज एवरी वीक देड कम विद समथिंग न्यू स्टोरी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बहुत पेनफुल था कि हम उस सब में से गुजरते और अपने आप को प्रूव करते कि जो हम कह रहे हैं वो हम अभी भी सच बोल रहे हैं। और इस मौके के बाद भी हमें आई डोंट नो क्या इंसेंटिव मिलता अगर हम झूठ बोल रहे थे। तो तीसरी बात ये हुई कि जो अमन फाउंडेशन के फिर जब इंक्वायरी हुई तो उनकी इंक्वायरी से हमें ये मालूम हुआ कि अमन फाउंडेशन ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कराची शहर के लिए। और मैं आज ये बात रियलाइज़ करती हूँ उस कमेटी की हियरिंग्स के बाद ही मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफ़र था जिसकी वजह से उनका प्रोटोकॉल प्रोलॉन्ग हो गया था। जी। अगर वो हम ऑन द रोड उनको कॉल करते या मैं अपने पर्सनल नंबर से कॉल करती या मुझ में इतना उस वक्त नहीं था प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो शायद उनका ये बिहेवियर नहीं होता, शायद वो मुझसे ये सवाल नहीं पूछते, तो उन्होंने मुझसे पूछे। तो वो भी समझ में आता है कि बिकॉज इट वाज अ हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफ़र, उनके प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। तो बेसिकली कमेटी ने फिर उसके बाद रिफॉर्म्स में और रिकमेंडेशंस में ये सजेस्ट किया कि जैसे एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल्स के पास, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास इन पेशेंट बेड फैसिलिटी है, इमरजेंसीज़ हैं, उनके पास उनकी वो होनी चाहिए अपनी स्टैंड बाय, अपने हॉस्पिटल के हिसाब से हेल्थ कमीशन के से कंप्लाई करके उनके पास स्टैंड बाय अपनी एम्बुलेंसेस होनी चाहिए। और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफ़र पब्लिक सर्विस वाली एम्बुलेंस के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह के और बहुत सारे और रिफॉर्म्स की बात करी जो आपको उस रिपोर्ट के एंड में नज़र आते होंगे। पुलिस की भी बात हुई और हॉस्पिटल, अब वो बिल की भी बात हुई जो पास हो रहा है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कमेटी ने निकाल के करी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेटी ने, अगर मैं इल्ज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा इल्ज़ाम यहाँ पर नेशनल मेडिकल सेंटर की ही कार्रवाई पे आता है, एम आई राइट? देखें, कमेटी जो बनी थी उसकी रीज़न ये थी कि नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस देखी जाए जो डिपार्टमेंट, जो इदारे किस डिपार्टमेंट ने की है, किसने नहीं, और उसको उस पर फिर काम किया जाए कि उनको किस तरह से दूर करना है। सेकेंडली वो, क्योंकि जैसे बीनस ने कहा कि इतने डिटेल्ड सवाल इसलिए आ रहे थे बिकॉज अमन was expecting the hospital to respond to these questions, लेकिन हॉस्पिटल वो कॉन्स्टेंटली वो बीनश को फ़ोन दे रहा था। जी, मैंने वो कॉल सुनी है और यही है उसमें हम सैडली मतलब हम ये डिनाई तो नहीं कर सकते कि गोली जो थी वो क्रिटिकल नहीं लगी थी। ऑब्वियसली गोली थी, ऑब्वियसली क्रिटिकल थी, बट दैट डजंट मीन कि वो उसका सर्वाइवल चांस ज़ीरो था। दैट डजंट मीन कि हम यहाँ पर बैठ कर ये डिसाइड कर लें कि ओ इसको तो इतना ज़ोर का लगा है कि इसको छोड़ ही देते हैं। वी आर नॉट प्लेइंग गॉड, नोबडी इज़ अलाउड टू डू दैट। कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल अगर ये सोच रखने लग जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के बहुत लोगों ने, इनफैक्ट उनका एक विटनेस डॉक्टर भी आए, बहुत सीनियर हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने बोला जी इनको तो कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, ये तो इतना लॉस कॉस्ट था, इन्होंने क्यों कोशिश करी। मैं तो कहता हूँ इनको कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, इनको कोशिश ही करनी चाहिए थी, और उसकी वजह से अगर कोई और पेशेंट सफ़र किया तो दैट वाज क्रिमिनल। मुझे और बीनिश को मुंह पे ये बोला जा रहा है कि आपकी बच्ची को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और था। आप ये सोचें कि हमने मतलब अमेरिका में लेवल 1 के ट्रॉमा सेंटर में काम करने वाले एक डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने वाज काइंड इनफ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, ही केम ऑन स्काइप, उसने हमसे बात करी और कमेटी के इसी इंक्वायरी के अंदर, एंड हिज वर्ड्स वर कि इफ़ शी वाज ब्रीदिंग यू हैव टू ट्राई। कहते हैं सर्वाइवल का चांस आपको नहीं पता कब है कब नहीं है, आपने कोशिश तो करनी है ना।
जब हम गिव अप ही कर जाएंगे और हम बोलेंगे ओहो इसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाना, तो फिर तो ये और एक सीनियर डॉक्टर आपको ये कह रहे हैं, सॉरी उमर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद इसी मौजू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। उमर बीनिश, अभी आप कह रहे थे कि उनके वकला ने डायरेक्ट कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। उनके एक सीनियर डॉक्टर जिनका आप नाम नहीं ले रही, आपका ही बड़ापन है, वो कह रहे हैं कि जी इनको तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था, आपने हाथ क्यों लगाया। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जाहिर है कि जो कमेटी है उन्होंने इन बातों को तकरीबन मतलब एटलीस्ट NMC के मौक़िफ़ को तो रद्द किया है। ये पलटे कैसे? देखें, चूँकि witnesses every week there will be new witness from their side and NMC and we used to get people who were there present, क्योंकि हम लोग तो witness, हमारे केस में तो हम ही लोग थे। So then they called in another senior doctor from another hospital and they were like, जी he is the expert witness. So when they presented their record to that senior doctor, तो उन्होंने देखते ही कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा भाई मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, आप खुद पढ़ के सुनाते हैं। सो जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं NMC के, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जो रिकॉर्ड हमारे पास कभी नहीं था वो डायरेक्टली कोर्ट में ही गया। वो मेरे पास एज a parent who was I was taking my daughter to Jinnah hospital for autopsy, I didn't have any document in my hand। मतलब उस वक्त तो हॉस्पिटल एक डिटेल लिख के देता है कि ये हमने किया था, ये किया था, बिकॉज ऑब्वियसली आप पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं और एक मेडिको लीगल केस है, तो एक एक चीज़ आप लिख के देंगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट जिस पे टाइम वैसे ही गलत लिख के दिया हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट दी नहीं थी। एनीवे, तो दैट डॉक्टर वाज रीडिंग द रिकॉर्ड, ही सेड कि जी दिस इज़ ओके, बट गिविंग इन द गिवन सिचुएशन, जिस तरह के पेशेंट की कंडीशन थी, आपने तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की भी नहीं है। तो मिनट बाय मिनट आपको लिखना था। अगर आपने लिखा हुआ है कि आपने फ्लूइड लगाया है, हम कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने कुछ लगाया नहीं था, तो उसकी क्वांटिटीज़ कहाँ है, उसका टाइमिंग क्या है, किस वक्त लगाया था, कहाँ लगाया था। द डॉक्टर एंड स्टाफ वर लाइक कि जी हमें नहीं पता कैनुला किस हाथ में था, इसमें था कि उसमें था। एक कह रहे हैं मैंने ऑर्डर किया था, दूसरे कह रहे हैं मैंने सुना नहीं था। ब्लड का ऑर्डर किया था, जी मैंने किया था, पता नहीं। तो इस तरह की बातें, किसी ने सुना नहीं था। मतलब इतनी छोटे से कमरे में 6 लोग खड़े हुए, उन्होंने सुनी नहीं चीज़ें। ये सिर्फ सबने सुन लिया कि उमर आदिल जो है अपनी बेटी को उस एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ी में ब्लड जिसमें फैला हुआ है, शीशे टूटे, उसमें मैं लेके, सबको ये याद है कि मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये याद है। मैंने कुछ नहीं याद, क्या ट्रीटमेंट दी है। इनफैक्ट उनको ये भी नहीं याद। मैंने कहा अच्छा सही है, अगर आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, बड़ी बात है कि उनको ये बात याद है, उनको ये याद है, उनको तोते की तरह सिखाया हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा सही है, अगर आप इसी लाइन पर रहना, आप इसी लाइन पर है, मैंने कहा कि सही है। मैंने कहा आपने ऐसे कह दिया, अब आप बताएं कि इसका जवाब किसी ने क्या दिया था। तो दे वर क्वाइट। कहा इतनी बड़ी बात का आपने किसी ने तो रिएक्ट किया होगा, बिकॉज उनको शायद उस स्क्रिप्ट में बताया गया नहीं था। तो वो एक बात हुई, तो वो सारे इधर उधर देखने लगे, खामोश हो गए। तो ये सारी कहानी, डॉक्टर वाज लाइक के देखें जी पेरेंट्स हमें ये करते हैं और हरास करते हैं। जब उनकी ऑडियो सुनी, फ़ोन कॉल की, उसमें ख़ुद बोल रहे हैं कि लेके जाना है। सो देन द सीनियर डॉक्टर ने बोला कि भाई ये कंप्लीट नहीं है रिकॉर्ड, सो आई एम अफ्रेड के चांसेस सर्वाइवल तो होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली प्लेसमेंट जो थी उसमें होता है, एंड यू कैन नॉट लेट गो टिल द लास्ट मोमेंट, यू कैन नॉट डिसाइड वेदर दिस पेशेंट रिक्वायर्स इमीडिएट केयर और नॉट। ये कोई वॉर जोन तो नहीं है जी कि मतलब कोई 50 और लोग आगे बैठे हुए हैं कि यू प्रैक्टिस ट्रियाज। अच्छा, अब एक बदकिस्मती की बात है कि कोई ट्रेजेडी होती है तो फिर हम एक्शन लेते हैं। एक्चुअली जो असल बदकिस्मती की बात है कि ट्रेजेडी के बाद भी हम एक्शन अक्सर नहीं लेते, कॉस्मेटिक एक्शन लेते हैं। लेकिन एक मैं खुशी की बात कहना थोड़ा अजीब है, खुशखबरी कहना थोड़ा अजीब है, लेकिन जुमे के रोज़ एक बिल पेश किया गया है जो इस पर सिंध हुकूमत ने काफ़ी काम किया है, एंड दैट इज़ द सिंध इंजर्ड पर्सनस कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट बिल, जिसको अमल उमर बिल का नाम भी दिया जा रहा है। मैं थोड़े से इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कहा गया है कि ये हस्पतालों का फ़र्ज़ होगा टू प्रोवाइड कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट ज़ख्मी लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पर, और ये लफ्ज़ भी यहाँ पर अहम है, प्रायोरिटी बेसिस पर। कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे ट्रीटमेंट कराने से पहले, और अगर जो विक्टिम है वो उस वक्त पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि कोई
इमरजेंसी रूम चार्जेस लेके घूम नहीं रहा होता। इमरजेंसी का मतलब ही होता है कि अनएक्सपेक्टेडली हो जाए। उसके पास ये भी है कि कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट, और अगर जब कंडीशन स्टेबलाइज होगी तो उनको गवर्नमेंट अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, या अगर वो रहना चाहें तो वो प्राइवेट अस्पताल में भी रह सकते हैं। ये भी कहा है कि जाहिर है कि सारी फुली इक्विप्ड और फंक्शनल एम्बुलेंसेस भी होनी चाहिए अगर एम्बुलेंस को अगर पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए, और कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे का एहलकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे या तफ्तीश करने की कोशिश नहीं करेंगे जब वो बंदा जो विक्टिम इज़ अंडर ट्रीटमेंट। आपका ख्याल है कि ये काफ़ी है? देखिए, दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन डेफिनेटली। एक बेहतरी की तरफ एक लेजिस्लेशन आई है, लेकिन कुछ मुझे इसके अंदर जब मुझसे शेयर किया गया था ये, तो हमने भी रिव्यू किया और हमें लगा कि इसके अंदर फिर भी कहीं पे कुछ कुशन प्रोवाइड हो रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जिस पे मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की कि आप इन सर्टन क्लॉजेस को ये चेंज करें। कुछ जगह पे था कि जी इन द ओपिनियन ऑफ द हॉस्पिटल इफ़ दे कैन नॉट ट्रीट अ पेशेंट दे विल रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट, इस तरह का कोई क्लॉज था आई थिंक सेक्शन 7 में और सेक्शन 2 में, जिसके ऊपर मैंने उनसे कहा था ये इन द ओपिनियन ऑफ द हॉस्पिटल कोई चीज़ नहीं होता, SOPs होते हैं। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन, अब मंडे को अगली हियरिंग है और आप इस्लामाबाद जाएंगे इस हियरिंग के लिए। हम क्या एक्सपेक्ट करें इस हियरिंग में से? अभी किस स्टेज तक पहुँचे? देखिए, हियरिंग जो लास्ट हुई है, जो हमारे साकिर निसार साहब, नसीजा साहब ने जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट हो गई थी कोर्ट में, और रिपोर्ट की समरी भी उन्होंने कोर्ट में सुन ली थी। अब आई थिंक इस पे जो एक्यूज्ड हैं उनको बुलाया जाएगा, और आई फील दैट इट विल बी टाइम जिसमें डिसीजन कोई लिया जाएगा कि अब करना, क्योंकि रिपोर्ट में तो सब कुछ लिखा हुआ है साहब। बिल्कुल नहीं, बड़ा ब्लैक एंड वाइट है सर। वो जो चारों इदारे जिनको क्वेश्चन किया गया था, विच इज़ पुलिस, द सिंध पुलिस, NMC, अमन फाउंडेशन एंड द सिंध हेल्थ केयर कमीशन, इन चारों को उन्होंने समन किया है कि आप अपने रिस्पॉन्सेज हमें दे दें विद रिगार्ड्स टू द रिपोर्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन। अब उनके रिस्पॉन्सेज पर डिपेंड करेगा कि वो आगे से मेनली तो पुलिस ने तो पहले ही रिस्पॉन्स दे दिया है विद द गवर्नमेंट, उन्होंने भी वेपन यूज़ करना और चीज़ें रिफॉर्म्स और ट्रेनिंग शुरू कर दी हैं। सो ऑब्वियसली द रिस्पॉन्स वुड बी लाइक दैट। हेल्थ केयर कमीशन का हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हॉस्पिटल को क्वेश्चन किया वो क्या करते हैं आके। अमन फाउंडेशन का जहाँ तक अमन एम्बुलेंस का, तो उनकी तो सबसे पहले ही उनकी तो रिस्पांस पहले ही आ गया था, विच वाज वेरी क्लियर, और दे हैवंट बीन कॉल्ड इन मीटिंग्स आल्सो, तो उनके तो स्टांस वैसे क्लियर है। इट्स बेसिकली द हॉस्पिटल दैट इज स्टिल डिनाइंग इट। सो अगेन नेशनल मेडिकल सेंटर रिस्पॉन्स होगा इस पे, क्योंकि बाकी सब उन्होंने अपना काफ़ी हद तक बता दिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमर, बहुत बहुत शुक्रिया बीनिश। प्लीज़ कीप अस इन द लूप, और हमारे से जो कुछ भी इसमें हो सकता है कम से कम हम वो करने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही जी, अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए।